आज भी आपके माध्यम से चेतावनी देकर के जा रहा हूँ। प्रशासन 24 घंटे का टाइम तय करके इनको उखाड़ने का अल्टीमेटम दे दे, 24 घंटे पहले हमें बता दे, और फिर हम देखेंगे कि किस अफसर में कितना दम है। 24 घंटे का समय रखे प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर करनाल, और कहे कि मैं बुलडोजर लेकर के 24 घंटे के अंदर यहाँ आऊंगा, या गोलियों की बौछार होगी, गोलियां चलेंगी और पूरी बौछार होगी। हमारी लाशों के ऊपर डिप्टी कमिश्नर चला ले बुलडोजर तो इनके मकान टूट पाएंगे। नहीं तो मेरा खुला चैलेंज है, डिप्टी कमिश्नर करनाल टाइम रखे और इनको समय दे दे, और हम भी सामने खड़े होंगे और फिर वो कार्रवाई करके दिखाए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। लगातार 2 दिन और 1 रात तक जो प्रशासन ने यहाँ कहर बरपाया पीले पंजे से और इन तमाम परिवारों को बेघर कर दिया, उनके बीच में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर पहुँचे हैं। ये वो राठौर हैं, अपनी सरकार में इन्होंने अपने ही प्रशासन के खिलाफ बंदूक उठा ली थी, 2 नाली उठा ली थी, और आज इन्हीं की विधानसभा में ये दर्जनों परिवार बेघर हो गए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बरसत रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे हैं। ये वही जगह है जहां 5 दिन पहले 2 दिन 1 रात प्रशासन की जेसीबी के पंजे ने गरीब परिवारों को पूरी तरह से जो है बेघर कर दिया था, उनके आशियानों को तोड़ दिया था, उनके घरों को, दुकानों को, मकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। आज वीरेंद्र सिंह राठौर जो है स्वयं उनके बीच में पहुंचे हैं। एक एक परिवार से जाकर के वो स्वयं मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिर उस दिन क्यों प्रशासन ने ऐसा किया, किस तरह से उनके घरों को, मकानों को ढहाया गया। जिस तरह से सामने तस्वीरें आई थी कि अधिकारियों के पांव तक जो है इन महिलाओं ने पकड़े थे, लेकिन प्रशासन का पीला पंजा उनके घरों को, मकानों को, दुकानों को नस्ता नुबेद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। पूरी तरह से मलिया मेट कर दिया था उनके घरों को, और 2 रातें इन गरीब बेघर परिवारों ने जो है खुले आसमान के नीचे इस हाड़ कंपाती ठंड में व्यतीत किए। अब जो है यहाँ हालांकि दोबारा से झोपड़ियाँ डाल ली गई हैं, झुग्गियाँ डाल ली गई हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह राठौर पहुंचे हैं एक एक घर में जाकर के वो स्वयं उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे बर्तन भांडे, बच्चे भी रोड से ट्रैफिक वालों ने काटे हैं, पब्लिक ने, सेल वालों ने धक्के पे सब 1 घंटे का टाइम भी नहीं दिया। 1 घंटे का बोल के 15 मिनट में चालू करवा दिया। इतनी फोर्स है, इतनी लेडीज पुलिस, पता नहीं क्या क्या आगे करते हैं। जो बंदे ना मानने बच्चे बताओ बहुत ज़्यादा। जैसे फर्जी वाला काम कितने बजे शुरू किया इन्होंने? सुबह 9 बजे कर दिया काम चालू, रात को भी थोड़ी थी। आप लोगों को जानकारी नहीं दी? कोई नहीं थी, एकदम खड़े कर दी 4-4 किसी ने चाप दिल्ली में बन रही थी, किसी ने 8 बजे का टाइम था सुबह। आज पता नहीं था आप लोगों को? कुछ नहीं पता था क्या होना क्या। कोई नोटिस पहले नहीं, कोई नोटिस आज से कोई नहीं। देखो कितने दिन मुझे पता ही होता तो 150 बंदा इकट्ठा हो जाता। आप वहाँ पे आए थे से हमारी रेडी खिलवाने में, आपने बोल दिया था हमारे शहर के निवासी हैं, इनको कोई रेडी नहीं हटेगी, आप थोड़ी नहीं हटेगी। देखो कोई नोटिस नहीं जानते हैं बाबू जी, वो रेडी सारी इन्हीं की तो रखवाई। मैंने तो बोल दिया बसाए हुए नहीं है। गए थे एक सने में फोन में वहाँ की वहीं लगी अड्डे। आज भी मैं भी वहीं लगाता हूँ जहाँ ठेके पे आज ऑर्डर दिए थे। ये है कि तुम बाबूजी जान दे, तुझे भी जान तो बाबूजी यहाँ से 3 मिनट कोई डस महान देश जिला भी बदौलत हो साल है। अगर वो नहीं तो अभी नहीं छोड़ा इन्हें वो छीटी देने में टालिया अज का दिन तो खोलो निके निके बच्चे इन्नी ठंड उधर देख के सब रोन आ गया। एडे एडे बच्चे एक तो रात को जन्म लिया बच्चे ने, साहब लोग ठंड कितने मरने। एक तो आपको घबराना नहीं है, आपको अगर ये महसूस हो कि जाती होने लगी है तो हमारे लोग सब पहुंचेंगे आपकी मदद के लिए, आप यहाँ खड़े रहेंगे, ठीक है कि नहीं? आपको लगे प्रशासन को खदेड़ना है तो खदेड़ देंगे प्रशासन, ठीक है कि नहीं? पर घबराहट नहीं, फैसला आपका होगा, जो आप चाहोगे हम वैसे ही करेंगे, हम आपके साथ।
बहुत अफसोस है, कोई घबराने की बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। हमको छत और हमारी जमीन चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहिए, भूखे भी रह जाएंगे हम। मैंने कहा है ताऊ जी को भी कहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग फैसला करोगे हम आपके फैसले के साथ हैं। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। रो के भी ऐसे दावे हो रहे, बच्चे भी रो के, हम भी बड़े बड़े और फैन के लग कभी हम दवाई रोज खाते हैं। घबराना नहीं है, प्रशासन अगर जाती करेगा तो मैं हूँ। मैंने इससे ज्यादा क्या जाती होगी हमारे साथ, इससे ज्यादा कोई नहीं होगा। और ज्यादा भी कर सकती है, नहीं कर सकते, इससे ज्यादा क्या करेंगे, मार देंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे, मार देंगे। मरना अच्छा है, एक बार मुक्त हो जाएंगे मरे तो। नहीं नहीं ऐसा क्यों कहते हो आप? और क्या कहे जी, ये बताओ। छोटे छोटे बच्चे ऐसा करता है, खाने में मिला के सबको दे दे, जहर आ रहे एकदम। नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना। और अब आगे की सोच करनी है, जो करना था इस सरकार ने वो कर दिया, और आगे कैसे सुधारो हमें उस तरफ दिमाग जी हमें तो सुधार चाहिए, हमारी जमीन चाहिए, हमको छत चाहिए, छत और जमीन जरूर चाहिए, हम चाहे भूखे इकट्ठे रहेंगे। नहीं, पूरा दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। आपका इशारा है, आपका इशारा है। सारा जी हम आपके साथ ही वोट लेके ये देखना चाहिए ना बंदा कौन ठीक है केड़ा गलत है। कम से कम इसको बना के दे। मैंने भी सारा आधा किला बिक गया मेरे इसी में ही। कोई दुकान थी तो उधर बेच दी, 8 एकड़ जाई हो रही इसमें मैं सारा इस पैसा ला रखा था। अभी ने उजाड़ के रख दिया घर का बिल्कुल। ये पता कौन बना के देगा उनको। ये फालतू निशान से भी आगे ले गए और बोल रहे थे इसको अब 8 दोबारा बना ले। मैं कैसे बनाऊंगा, पहले बड़े उसके लिए बनाया था मैंने तो इसको दोबारा बनाने ये फालतू टूट गया। कान को बोल रहा था, करमवीर कान को था और रमेश तहसीलदार कस्टोडियन का बेसाब बकतिया का बिल्कुल पकड़ कागज पकाया हमारे दोबारा खड़ी कर लिया। बताओ या कोई मेरी एप्लीकेशन मंजूर, जो कस्टोडियन की जमीन है नहीं उसकी एप्लीकेशन मेरी 15/11 को मंजूर हो रही है। हाँ मेरे पास उसके वो भाई इसके पैसे भरो, पैसे ही ना स्कीम काटी थी, पैसे भरने के मैंने मंजूर हो गई, सारा कुछ हो रहा है। फिर भी मेरा नहीं है तो इसके तो स्टे लग गया, हो गया तो अब बाद में हो गए, फिर तो तोड़ेंगे इसको। सारे मामले इसी प्रकार से इंतकाल भी है, इंतकाल भी रजिस्ट्री इंतकाल भी है। जी खट्टर साहब को दिखाओ, ये खट्टर साहब को देखना जरूरी है क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं इनका परिवार तो होता नहीं, तो जो लोग परिवार के साथ रहते हैं उनका क्या दर्द होता है वो जरा दिखाना जरूरी है। आगे आप देख सकते हैं इस सरकार को बहुत नुकसान है तुम्हारा को मरने का हाल करते जी। हम कहाँ जाए ना, जो कर्ज उठा रखे लोन ले रखे कोई नहीं, घबराना नहीं, हौसले में रहना पड़ेगा और तुरंत सूचित करने में गड़बड़ होती है। हम आएंगे, पहले हम अड़ेंगे आके, अगर कुछ धक्का करेंगे छोड़ने के लिए। मुझे मैं सारा जायजा दे रहा था, पहले यहाँ क्या एक बस थी, फिर एक बस और बुलाई तो आई नहीं, फिर मैं बाहर से जायजा दे रहा राजी बात नहीं है, जो कहना है पड़ता एकदम कोई चढ़ के रहेगी, दम गिर गया। पहले कोई नोटिस अभी रुको हमारे पास के बिल है, मीटर के बिल है, सारा होता है जी। जिस प्रकार से पीला पंजा ला करके तहस नहस किया गया है, मैं भगवान का शुक्र मानता हूँ कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हो पाया, परंतु मानवता की सारी हदें पार करने का काम इस मौजूदा सरकार ने किया है। सवाल ये उठता है कि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि राजनीतिक बात करते हैं, पर राजनीतिक बात यहाँ करनी आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि जब चुनाव था तो क्या इन कॉलोनियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने नहीं आए होंगे? आए थे जी, एक वोट चुन के दिए। क्या इन लोगों ने मौके के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनने में अपना योगदान नहीं दिया होगा? अगर ये गैर कानूनी थे तो इनसे वोट मांगने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। क्या मुझे मौके का विधायक बता सकता है कि जिस समय वोट लेने के लिए आया होगा, तो इनको क्या आश्वासन देके गया होगा कि चुनने के बाद आज तुम मुझे वोट दो,
चुनने के बाद सबसे पहले बुलडोजर लेके तुम्हारे सिर के ऊपर मैं तोड़ने का काम करूंगा। क्या इस एजेंडे में चुनाव लड़ा गया था? क्या विधायक ने बताया था इनको कि मैं वोट लेने के बाद, जीतने के बाद तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चलाऊंगा? बता देना चाहिए था। परंतु अफसोस इस बात का है कि मौके का विधायक पिछले 12 दिन से गायब है, चुप्पी साधे हुए। अगर उनके मुताबिक ये कार्रवाई सही थी तो लोगों के बीच में आकर के कहें कि उन्होंने सही काम किया। मुंह छुपा करके, दौड़ करके, डर करके जो भागा जा रहा है विधायक का, ये इस बात को साबित करता है कि इसके अंदर कोई गहरी साजिश है। और आरएसएस के लोग केवल मात्र घरोंडा में ही नहीं, मैं पूरे हरियाणा में कई उदाहरण दे सकता हूं जहां आरएसएस के लोग कस्टोडियन, वक्फ बोर्ड, सरकारी स्कूलों, उनकी जमीनों पर पिछले 5 साल से लगातार कब्जे करते जा रहे हैं। और ये तांडव माननीय मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे हो रहा है। मुख्यमंत्री जी तो नारा ये दे रहे हैं कि सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, पर मुख्यमंत्री के आंख, नाक, कान, दाएं बाएं सच्चे बाजू पूरी तरीके से हरियाणा को लूटने में पिछले 5-6 वर्षों से लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से, जो करनाल से विधायक भी हैं और हमारे जिले का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं हरियाणा की विधानसभा में, कि उन्हीं की सरकार में बने हुए चेयरमैन, घुमंतू जाति के चेयरमैन, मैंने कल उनका बयान सुना, वो यहाँ आए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि घुमंतू जाति कमीशन की रूल और रेगुलेशन के खिलाफ इस कार्रवाई को किया गया है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये गैर कानूनी है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि डिप्टी कमिश्नर को नोटिस देकर के जवाब मांगा जाएगा। तो जब सरकार के नुमाइंदे इस कार्रवाई को गैर कानूनी कह रहे हैं, तो आज तक हरियाणा के मुख्यमंत्री राहत कोष का इस्तेमाल करके इन गरीब जनता तक राहत क्यों नहीं पहुंचाई गई? मौके का विधायक पिछले 1 हफ्ते से मुंह छुपा करके क्यों गायब है? ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा का भूमाफिया, जो कि पूरे हरियाणा में सक्रिय है, उसकी नजर भी हमारे इलाके के गरीब जनता की इस जमीन की तरफ है। नहीं तो प्रशासन स्पष्ट शब्दों में खुले तौर पर आकर के हमें बताए कि कारण क्या है, परंतु कारणों के ऊपर प्रशासन ने चुप्पी। ये दुखद इसलिए है कि ये कार्रवाई पीठ के पीछे हो गई। हमारी सरकार भी थी, अब राजनीतिक बात कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल सरकार रही। हमारी सरकार के अंदर भी कई बार अफसरों ने फैसले लिए लोगों के ढाबों को तोड़ने के, लोगों के मकानों को तोड़ने के लिए। और कई बार जेसीबी मशीनें, आपको याद होगा 2012-13 का साल में ये जीटी रोड के ऊपर हमारे ढाबे तोड़ने के लिए हमारी सरकार के अंदर आदेश हुए थे। परंतु उस प्रशासन को मैंने स्वयं अपने हाथ से खदेड़ने का काम किया था। हमने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम किया था, चाहे वो कम्मोपुरे के ढाबे हों। मुझे आज भी याद है, 2 बसें पुलिस, डीएसपी, एसडीएम मौके पे सुबह 5 बजे तोड़ने के लिए पहुंचे थे। मैं खुद बंदूक लेकर के मैंने अफसरों की छाती के ऊपर रख करके उनको वहां से खदेड़ने का काम किया था। और वो ढाबे आज तक 13 साल हो गए, आज भी वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसलिए किया था क्योंकि सरकार के अफसरों ने गलत कदम उठाए थे, गैर कानूनी काम उठा रहे थे। तो विधायक को अगर ये कार्य गैर कानूनी था तो छुपने की क्या आवश्यकता थी? और मैं आज भी आपके माध्यम से चेतावनी देकर के जा रहा हूं, प्रशासन 24 घंटे का टाइम तय करके इनको उखाड़ने का अल्टीमेटम दे दे, 24 घंटे पहले हमें बता दे।
और फिर हम देखेंगे कि किस अफसर में कितना दम है। 24 घंटे का समय रखे प्रशासन डिप्टी कमिश्नर करनाल और कहे कि मैं बुलडोजर लेकर के 24 घंटे के अंदर यहाँ आऊँगा, या गोलियों की बौछार होगी, गोलियां चलेंगी और पूरी बौछार होगी। हमारी लाशों के ऊपर डिप्टी कमिश्नर चला ले बुलडोजर तो इनके मकान टूट पाएंगे। नहीं तो मेरा खुला चैलेंज है, डिप्टी कमिश्नर करनाल टाइम रखे और इनको समय दे दे और हम भी सामने खड़े होंगे और फिर वो कार्रवाई करके दिखाए। कार्रवाई में भी दोहरी नीति अपनाई निश्चित रूप से, चाहे अन्याय बड़ी कोठियों वालों के साथ है, चाहे अन्याय गरीब के साथ है, उसको नहीं होने देना चाहिए। वो कभी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो बड़े कोई कोठी वाले हैं चाहे गरीब हैं। सबका समान है। हमारे लिए तो हमारे ये भाई भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बड़ी कोठी में रहने वाले भाई बहन हैं। अगर उनके खिलाफ अन्याय टला है तो मैं तो समझता हूँ कि भाई उनके खिलाफ अन्याय टल गया, पर इस अन्याय का कौन जिम्मेवार है? सर, ये प्रशासन किसके लिए काम कर रहा है सर? देखिए, प्रशासन इस प्रकार के काम जब करता है, जब घर का मालिक लापरवाह होकर के आंख मीच के सो जाए तो चोर लुटेरे डाकू घर के अंदर डकैती मारते हैं। दुर्भाग्य इस जिले का ये है कि जिले का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री जो करनाल जिले से है, मौके का विधायक, ये सब आंख मीच के सो रहे हैं। क्या ये जमीन जो खाली करवाई गई है उनके लिए खाली करवाई गई है प्रशासन द्वारा? देखो, इस बात का तो जवाब प्रशासन देगा, परंतु 40 साल से जो लोग काबिज हैं, कंसोलिडेट कस्टोडियन की जो अमेंडमेंट एक्ट के अंदर की गई हैं, उसके अंदर ये प्रावधान किए गए हैं कि जो 40-50 साल से 30 साल 20 साल से ज़्यादा से जो लोग काबिज हैं, जो रह रहे हैं, जिन्होंने मकान बना लिए हैं, उनको ओनरशिप के राइट्स ट्रांसफ़र करने की नोटिफिकेशन सरकार की, हरियाणा सरकार की है। और मुझे जानकारी मिली है कि इन तमाम लोगों ने उस नोटिफिकेशन के तहत अप्लाई भी किया है और कंसेंट भी दी है कि हमारे से फ़ीस जमा कराओ और ओनरशिप को हमारे को ट्रांसफ़र करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये तमाम एप्लीकेशंस पेंडिंग थी तो उन एप्लीकेशंस का निपटारा करने की बजाय, उनके ऊपर डिसीजन लेने की बजाय आपने सीधा एक्सट्रीम स्टेप उठाने का काम किया। राठौर जी, स्टे का हवाला, अधिकारी स्टे का हवाला दे रहे हैं, उस जो नियम पास हुआ था उस पर स्टे ले लिया गया, ऐसे में नहीं रहता है कि भी कार्रवाई में? देखिए, अगर उस पर स्टे ले लिया गया है तो अधिकारी बताएं कि भी इस समय अर्जेंट कार्रवाई की आवश्यकता क्या थी। क्या स्टैंड रहेगा? यहाँ बीच में पहुँचे हो, पूरी स्थिति का अवलोकन आपने किया है कि एक परिवार से मिले हो, हालांकि आपका परिवार राशन भोजन लेकर के पहुँच गया था, क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मेरा तो स्टैंड हमेशा बड़ा क्लियर रहता है। अन्याय के खिलाफ, ख़ास तौर पे हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, माताएं हैं, उनके खिलाफ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो हम लोग हमेशा उनके साथ हैं और मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर सरकार ने दोबारा कोई ऐसा कार्रवाई करने का प्रयास किया तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे जी। बशर्ते सरकार 24 घंटे पहले का नोटिस दे, समय रखे कार्रवाई करने का, तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब जो है जी वो झेलना पड़ेगा। सरों से तो छत जा चुकी हैं, मकान झुग्गी सब झोपड़ी ख़त्म हो चुकी हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, क्या कहोगे सरकार को? देखिए, मेरी सरकार से ये अपील है कि इसको ईगो की लड़ाई ना बना करके कानून की दृष्टिकोण से इसको देखें। कानून की दृष्टिकोण से ये कार्य पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। सरकार एक एक परिवार को कंपनसेट करे और इनके रहने की व्यवस्था, खास तौर पे जहाँ पे ये मकान तोड़े गए हैं, इनको रीबिल्ड करे। आवास योजनाएं जो सरकार चला रही है, उन योजनाओं के तहत कंपनसेशन दिया जाए और इनके मकान पक्के बनवाए जाएं। जी,
ये मेरी सरकार से अपील है। तो देखिए वीरेंद्र सिंह राठौर जो है उन बेघर हुए परिवारों के बीच में पहुंचे हैं, पूरी स्थिति का अवलोकन किया, एक एक परिवार से मिले हैं और सरकार को जो है सख्त लहजे में सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि यदि प्रशासन 24 घंटे का टाइम रख करके इन गरीबों के बीच में यदि फिर आती है तो फिर जिस तरह से इन्होंने एक बार पहले बंदूक उठा ली थी, ये एक बार फिर जो है बंदूक उठा लेंगे। इन गरीब परिवारों के हक में शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए।